दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, दी प्रिंट की इस नई सीरीज़ पेज टर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति यादव और आज हम बात करेंगे एक नई किताब की। इसका नाम है परवीन बाबी अ लाइफ। इसे लिखा है करिश्मा उपाध्याय ने। करिश्मा ने इसके लिए 3 साल की रिसर्च की है। वो परवीन की लाइफ से जुड़े सारे महत्वपूर्ण लोगों से मिली। उन्होंने अहमदाबाद से लेकर गंगटोक तक की यात्रा भी की, पुरानी मैगजीन खंगाली और सारे इंटरव्यूज़ पढ़ गई। उसके बाद ये किताब हमारे सामने आई है। परवीन की ज़िंदगी से जुड़े 2 पहलू थे। एक थी पब्लिक ओपिनियन और दूसरी थी उनके जानने वाले लोगों की ओपिनियन। देश उन्हें सेक्स सिंबल समझता था, लेकिन उनसे जो भी पर्सनली मिलता था वो अम्यूज्ड हो जाता था। डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के पास उनके सुनाने के लिए किस्से बहुत हैं, लेकिन ये किताब मिथ और गॉसिप से परे हमें उस परवीन से मिलाती है जो कॉलेज टाइम में अपने मंगेतर का नाम अपने ही हाथ पर पिन से गोद लेती है। परवीन की सहेलियां उसे हैरानी से देख रही थी और वो अपने घाव से निकलते हुए खून को। 70 के दशक का इंडिया बिकनी में शर्माता था, लेकिन परवीन अहमदाबाद जैसे छोटे शहर के बीचों बीच खड़ी होकर सिगरेट पी लेती थी। उनकी जिंदगी के कई सारे आयाम हैं। जमाने ने उन्हें करियर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा तो उन्हें पल पल बिखरते हुए भी देखा। कुछ लोगों को लगता था कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, कुछ लोग सोचते थे कि वो डिप्रेशन का शिकार है और अंधेरे में चली जा रही हैं। कई लोग ये भी मानते थे कि शराब की लत की वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रही हैं। लेकिन जो बचे कुचे लोग थे वो उनके प्रेमियों डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट को जिम्मेदार मानते थे। तो पेज टर्नर के इस एपिसोड में हम परवीन के लव अफेयर्स, बिट्रेयल, अम्बिशन एंड फेम, मेंटल इलनेस और इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। तो किस्सा है साल 1983 का। उस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार यानी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जो एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाने जाते थे, नॉर्थ अमेरिका में अपने स्टेज शोज कर रहे थे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, इससे पहले देश के बाहर होने वाले स्टेज शोज म्यूजिशियंस और सिंगर्स की बपौती हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन अपनी लीडिंग लेडीज़ जीनत अमान, रीना रॉय, परवीन बाबी के साथ स्टेज शोज़ कर रहे थे। इन शोज़ में अमिताभ बच्चन खाई के पान बनारस वाला और रंग भर से गाना गाते थे, तो हीरोइनें साथ में खड़ी होकर लिप सिंक करती थी। जून की गर्मियों में एक ऐसा ही शो था लंदन में। उस वक्त अमिताभ बच्चन अपनी लीडिंग लेडीज़ रीना रॉय और परवीन बाबी के साथ शो करने वाले थे। जब परवीन मुंबई शहर छोड़कर गई थी तो उनके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल थी और हाथ में था एक सूटकेस। करिश्मा इस किताब में लिखती हैं कि परवीन के लिए इन शोज़ का मतलब था अमिताभ बच्चन जी से करीबी। वो अमिताभ बच्चन को लंबू जी या अमित जी कहा करती थी। लेकिन इस शो के बाद जब वो जुलाई में वापस आई तो पहले जैसी परवीन नहीं रही। आने के 3 दिन बाद तक वो बेड से उठी ही नहीं, ना एक भी निवाला खाया। लेकिन आई थी तो 6 सूटकेस के साथ, लेकिन चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन थे। वो अपने लव्ड वंस के लिए गिफ्ट लेकर आई थी और अपने लिए एक शानदार डिनर सेट। 3 दिन के बाद जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्होंने सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिया, वो थे अमिताभ बच्चन। मूड थोड़ा हल्का करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म बेकेट की जो कैसेट लेकर आई हैं उसे देखना चाहिए। उनके बेस्ट फ्रेंड फैशन डिज़ाइनर ज़ेरेक्सिस ने वो कैसेट चला दी, लेकिन 1 घंटे बाद ही परवीन ने कहा कि फिल्म को रोक दो। उसके बाद ज़ेरेक्सिस वो कैसेट लेकर दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन जब वापस आए तो परवीन टीवी के ऊपर लगी उस घड़ी को ध्यान से देख रही थी और कह रही थी उसमें बम है और वो लोग मुझे मार देंगे। मामला किसी को समझ में नहीं आया। परवीन की माँ जमाल कमरे में आ गई, लेकिन परवीन का बिहेवियर एकदम स्ट्रेंज था। वो अपनी माँ पर सारे कमरे का सामान उठाकर फेंकने लगी, उन्हें मारने की कोशिश करने लगी और कह रही थी कि तुम सब लोग अमिताभ बच्चन से मिले हुए हो। ज़ेरेक्सिस पूरे कमरे का सामान आधे घंटे तक दूसरे घर में शिफ्ट करते रहे और उस कमरे में सिर्फ 2 चीज़ें बची थी, वो थे लाइट के 2 हैंगर। परवीन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो और तुम लोग भी अमिताभ बच्चन के साथ मिले हुए हो। जब वो अमिताभ बच्चन का नाम ले रही थी तो उनके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। परवीन की ज़िंदगी का ये दूसरा पब्लिक ब्रेकडाउन था, जिसके बाद मीडिया ने काफ़ी कुछ छापा। इस किस्से के बाद परवीन 6 साल के लिए बॉलीवुड को छोड़कर चली गई और जब वो वापस आई भी तो अपने करियर को दोबारा से शुरू नहीं किया। इस दौरान वो फिलोसोफर यूजी कृष्णमूर्ति के साथ वर्ल्ड टूर कर रही थी। परवीन अपनी ज़िंदगी में एक ही व्यक्ति पर भरोसा करती थी, वो थे कृष्णमूर्ति। वो परवीन को बताते थे कि तुम्हें दूसरा रिलैप्स नहीं आना चाहिए वरना बहुत बुरा होगा, और इसी डर में परवीन सालों साल जीती रही।
उन्हें सेट पर कोने में बैठते हुए देखा गया, अपने आप से उन्हें बातें करते हुए देखा गया। परवीन की माँ और उनके करीबियों को लगता रहा कि किसी काले जादू का साया है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रही हैं। इस किताब में भी परवीन के फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, को स्टार्स और जो स्टाफ है वो पर्सनल एनेक्डोट बताते हैं कि परवीन का बिहेवियर ठीक नहीं था, लेकिन किसी ने भी उसे बीमारी के तौर पे नहीं देखा। अगर वो देख लेते तो उसका इलाज भी संभव था, और जब देखा गया तो बहुत लेट हो चुका था। और परवीन के इस बिहेवियर का एक किस्सा लेखिका बताती हैं कि कबीर बेदी की पूर्व पत्नी प्रोतिमा के साथ एक दिन वो बीच पर टहल रही थी। उस वक्त तक प्रोतिमा बेदी और परवीन की गहरी दोस्ती हो चुकी थी। परवीन ने प्रोतिमा से शिकायत की कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, तुम नीलम जौहर से ज़्यादा दोस्ती करती हो, मुझे तो अपने सीक्रेट भी नहीं सुनाती। उसके बाद प्रोतिमा को लगा कि ये क्या स्कूल गर्ल्स वाली बात है, तो उन्होंने उसको झड़का दिया और बोला कि तुम ग्रो अप हो जाओ, ठीक से बातें करो। उसके बाद दोनों की दोस्ती खत्म हो गई और आने वाली पार्टियों में दोनों ने एक दूसरे से कोल्ड वाइब्स शेयर की। प्रोतिमा को लगा कि इस झगड़े को विराम देना चाहिए, तो वो एक दिन परवीन के घर चली गई और वहाँ जो उन्होंने देखा वो परवीन का एक भयानक रूप था। परवीन जोर जोर से रो रही थी, पूरा घर बिखेर दिया था और वो प्रोतिमा की उस शर्ट को खोज रही थी जिसको वो घर से बाहर फेंकने वाली थी। वो इतनी ज़्यादा हर्ट और पॉजेसिव और वल्नरेबल महसूस करती थी। इससे पहले जो बड़ा पब्लिक ब्रेकडाउन आया था वो 1979 में आया था, जब वो डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महेश उस वक्त गुमनाम थे और परवीन बॉलीवुड की मोस्ट पेड एक्ट्रेसेस में थी। पूरा बॉलीवुड उनके पीछे पागल था। महेश भट्ट बताते हैं कि वो हमेशा से परवीन के शुक्रगुजार रहे क्योंकि उस वक्त उन्होंने उनका साथ दिया। 1979 में परवीन के पास 35 बॉलीवुड की फिल्में थी और वो प्रकाश मेहरा की ज्वालामुखी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। महेश भट्ट ने बताया है कि रोजाना परवीन मेकअप कराने के बाद उनके कमरे में आती थी और उन्हें गुड मॉर्निंग कहने के बाद ही शूट पर जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन परवीन मेकअप करा के रूम में तो आई, लेकिन उन्होंने महेश भट्ट से चुपके से विस्पर करते हुए कहा कि हम इस कमरे से बाहर बात नहीं कर सकते। महेश भट्ट को अलग सा लगा, लेकिन जब वो शाम को वापस लौटे तो परवीन की माँ जमाल महेश भट्ट को कह रही थी कि मुन्ना देखो परवीन को क्या हो गया है। लेकिन जब वो बेडरूम में गए तो उन्होंने देखा कि परवीन अपने हाथ में चाकू लेकर कोने में सिमटी हुई हैं। वो बार बार एक ही बात कह रही हैं, यहाँ पर बम बिछा हुआ है और वो लोग मुझे मार देंगे। महेश भट्ट ने भी वही सवाल पूछा कि कौन लोग मार देंगे, और परवीन बाबी का भी वही जवाब था, अमिताभ बच्चन। उस शाम के बाद रात भर परवीन अमिताभ बच्चन का नाम लेती रही और डर के मारे कांपती रही। सुबह होते होते उन्होंने अपने सेक्रेटरी वेद शर्मा, महेश भट्ट, अपने स्टाफ और अपनी माँ जमाल सबको लपेटे में ले लिया। वो सबसे कह रही थी कि तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो। महेश भट्ट परवीन बाबी के इस बिहेवियर से बहुत परेशान हो गए थे और वो अमिताभ बच्चन से मिलने भी गए थे। उनसे कहा भी था कि आप एक बार परवीन से बात क्यों नहीं कर लेते, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी पूरी ज़िंदगी परवीन बाबी को लेकर सिर्फ एक ही बात कही थी। वो बात भी उन्होंने महेश भट्ट को फ़ोन पर कही थी। एक रात परवीन बाबी अमिताभ बच्चन का नाम ले रही थी तो महेश भट्ट ने उनको फ़ोन मिला दिया, लेकिन परवीन बाबी फ़ोन पर सिवाय ट्रेम्बलिंग के, कांपने के कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो महेश भट्ट ने फ़ोन लिया। अमिताभ बच्चन ने उधर से जवाब दिया, शी हैज़ टू कंप्लीट हर फिल्म्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने परवीन बाबी को लेकर एक भी बात नहीं कही। ये वही साल था जब पहली बार मीडिया ने खुलकर परवीन बाबी के मेंटल हेल्थ को लेकर खबरें छापी। दरअसल स्टारडस्ट ने 2 पन्ने का एक आर्टिकल छापा जिसमें हेडलाइन दी गई, परवीन बाबी हैड क्रैक्ड अप। और इस 2 पन्ने के आर्टिकल में परवीन बाबी के जो पूर्व प्रेमी थे कबीर बेदी और महेश भट्ट को जिम्मेदार बनाया गया। परवीन का डर आगे चलकर इतना बढ़ गया था कि वो अपने आखिरी दिनों में अंडे का सिर्फ पीला हिस्सा खाती थी कि उन्हें लगता था कि खाने में जहर है। उन्होंने मेकअप लगाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें ऐसा केमिकल मिलाया हुआ है जिसको लगाने से उनकी खाल बाहर आ जाएगी। उन्हें लगता था कि उनके घर के भीतर किसी ने तारे बिछवा दी हैं। तो जब बचपन की उनकी एक सहेली उनसे मिलने आई तो परवीन बाबी ने विस्परिंग वाली आवाज़ में ही कहा कि अंदर किसी ने तारे बिछाई हुई हैं, हमारी सारी बातें सुनी जा रही हैं। बचपन वाली दोस्त यकीन नहीं कर सकी कि ये परवीन बाबी वही परवीन बाबी है जो अहमदाबाद के कॉलेज में सबके दिलों पर राज किया करती थी। तो परवीन बाबी की ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन का जो ये पूरा किस्सा है उसके पीछे क्या ऑब्सेशन था, ये परवीन के इंटरव्यू से ही साफ पता चलता है। एक ज़माना था जब परवीन कहा करती थी कि उनके फेवरेट को स्टार अमिताभ बच्चन है, लेकिन आखिरी में चलते चलते वो अमिताभ बच्चन से नफरत करने लगी थी और उनके नाम से ही कांपने लगती थी। उनकी फिल्म अगर घर में कोई चला दे तो वो चीख पड़ती थी।
उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने इस किताब में एक किस्सा बताया है कि जब शान फिल्म के एक गाने की शूटिंग की जा रही थी तो प्रवीण बाबी ने अपने डिज़ाइनर से कहा कि अमित जी ने कहा है कि तुम कल येलो कलर की ड्रेस पहनकर आना। डिज़ाइनर को समझ में नहीं आया कि अपने दिमागी ख्याल को वो इतना बढ़ावा क्यों दे रही हैं। उसके बाद दोनों की ज़बरदस्त लड़ाई भी हुई। एक और किस्सा है, जब 1982 में अमिताभ बच्चन कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे। ये इतना बड़ा गहरा घाव था कि वो आईसीयू में थे। पूरा देश, पूरी दुनिया उनके जीने की दुआएं कर रहा था, लेकिन परवीन बाबी अपने घर में शिवरिंग कर रही थी और वो बार बार 2-3 लाइनें बोल रही थी, आई होप ही डाइज, आई विल बी फ्री ऑफ हिम। परवीन बाबी ने ये लाइनें कही, उनके आसपास के लोग भी समझ नहीं पाए। साजिशों की इस लिस्ट में आगे चलकर फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, प्रिंस चार्ल्स, बिल क्लिंटन सबके नाम शामिल हुए। उन्होंने सीबीआई पर भी आरोप लगाए। आगे चलकर उन्होंने संजय दत्त के खिलाफ भी बयान दिए कि उनके पास 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के सबूत हैं कि संजय दत्त को बचाया जा रहा है और उनके पास पुख्ता सबूत हैं। लेकिन सबूत के नाम पर उनके पास डायरी में लिखे कुछ नोट्स थे जो उन्होंने बाद में जर्नलिस्ट को दिखाए। कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप आइए और सबूत दिखाइए, तो परवीन ने कहा कि वो कोर्ट नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें रास्ते में मार दिया जाएगा। परवीन का आखिरी इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो अलग थलग पड़ गई हैं। लोगों ने उन्हें पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया था और वो भी किसी को अपने यहाँ पर नहीं बुलाती थी। हालांकि अपना 50वां जन्मदिन उन्होंने कुछ चंद लोगों के साथ सेलिब्रेट किया था। परवीन का प्रॉब्लमेटिक जीवन, उनके लव अफेयर से जुड़ी सारी समस्याएं उनके बचपन के रूट्स में जुड़ी थी। वो सौराष्ट्र के जूनागढ़ में पैदा हुई थी। उनके जो अब्बा थे वालिद मोहम्मद, वो काफ़ी लेट उम्र में जाकर पिता बने थे। उनकी माँ जब 40 साल की थी तब जाकर परवीन पैदा हुई थी। इसलिए माँ और बेटी के बीच अनकन्वेंशनल रिश्ता रहा। परवीन की माँ वो अफेक्शन अपनी बेटी के लिए महसूस नहीं कर पाई जो कम उम्र की माएँ अपनी बेटियों के लिए महसूस करती हैं। तो बचपन से ही परवीन एक इमोशनल एलिनेशन से गुजर रही थी, जो आगे चलकर उनके जवानी के रिश्तों में साफ तौर पर दिखा। वो अपने रिश्तों को लेकर ओवर पजेसिव थी, वो टेरिटोरियल थी। उन्हें लगता था कि सारे लोग उनसे दूर जा रहे हैं और अपने दिमाग में वो ख्याली पुलाव बनाने लगती थी। परवीन को लगातार कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होती थी। वो अपने पार्टनर्स पर पूरी तरह निर्भर हो जाती थी। उनके ज़िंदगी से जुड़े किस्से अहमदाबाद के हैं, जब वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करने आई। कॉलेज के दिनों हुआ एक किस्सा उनकी साइकी पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। दरअसल 1961 से 71 के बीच में गुजरात के 16 जिलों में दंगे हुए थे। 1969 में अहमदाबाद में दंगों में 500 लोग मारे जा चुके थे। हॉस्टल के वार्डन को लगा कि परवीन की जान को खतरा है, तो ऐसे में उन्होंने एक ट्रक में ब्लैंकेट्स के भीतर परवीन को छुपाकर एक लोकल गार्जियन के घर छुड़वा दिया। ये किस्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर याद रखा और आगे चलकर अपने प्रेमी महेश भट्ट को भी बताया। उन्होंने महेश भट्ट को बताया कि उस दिन अगर ट्रक को दंगाई रुकवा लेते तो उनका बलात्कार हो सकता था। परवीन के हार्ट ब्रेक्स को लेकर सिर्फ महेश भट्ट, डैनी और कबीर बेदी के नाम याद आते हैं, लेकिन उनके कॉलेज टाइम में उनकी सगाई की जा चुकी थी। ये सगाई पाकिस्तान में हुई थी। कराची में एक बड़ा सा फंक्शन किया गया था। जमील खान जो एक एयरलाइन में पायलट हुआ करते थे, वो उनके मंगेतर थे। परवीन को वो बेहद पसंद भी थे। दोनों में प्रेम भी हुआ, चिट्ठी पत्रियाँ भेजी गईं। लेकिन उस वक्त तक 1971 में भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो टेंशन वाले हो गए थे। बांग्लादेश बनाया जा चुका था और परवीन की माँ को लगा कि अभी तो पार्टीशन और 65 के युद्ध के घाव ताज़ा हैं, अगर अभी ये शादी हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा। और उनकी सगाई को उनकी माँ ने तोड़ दिया। जब ये सगाई तोड़ी गई तो परवीन महीनों तक अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। ये उनकी ज़िंदगी का पहला हार्ट ब्रेक था। तो परवीन की ज़िंदगी के आखिरी दिन कैसे रहे? उनके आखिरी दिनों में परवीन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। 2002 में उनकी माँ जमाल का निधन हो गया था, जिसके वजह से वो बेहद वल्नरेबल महसूस करती थी। 22 जनवरी 2005 को जुहू पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है। पुलिस वाले इस फ़ोन कॉल को सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि परवीन आए दिन किसी न किसी पर जान का खतरा बताते हुए कंप्लेंट दर्ज कराने आ जाती थी। लेकिन इस बार फ़ोन को गंभीरता से लिया गया, क्योंकि ये फ़ोन परवीन की बिल्डिंग के गार्ड का था। बताया गया कि उन्होंने अपने घर से 3 दिन से न दूध, ब्रेड और अखबार उठाए हैं। जब पुलिस परवीन के घर पहुंची तो उनके कमरे में उनकी डेड बॉडी मिली थी। बाद में पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि वो 72 घंटे पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया था। हालांकि पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने बताया था कि उनके शरीर में थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा मिली थी, लेकिन संभावना जताई गई कि ये दवाइयों की वजह से था। परवीन को आखिरी दिनों में डायबिटीज हो गई थी और उनके पैर पे बैंडेज लगा हुआ था। वो चल फिर नहीं पा रही थी, इसलिए उनके घर में व्हील चेयर भी मिले।
जब पुलिस डेड बॉडी को लेकर जा चुकी थी तो उनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं था। आखिर में पुलिस ने सुल्ताना बाबी नाम की उनकी रिश्तेदार को उनका पार्थिव शरीर सौंप दिया। जब उनको अपनी मां की कब्र के बगल में दफनाया जा रहा था तो उनके तीनों पूर्व प्रेमी कबीर, डैनी और महेश भट्ट आखिरी गुड बाय बोलने के लिए मौजूद थे। हालांकि परवीन की मौत की तरह ही उनकी वसीयत को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। बम्बई हाई कोर्ट में ये मामला 11 साल तक चला और आखिर में कोर्ट ने उनके 4 बेडरूम वाला बंगला और जूनागढ़ वाली हवेली, जिसको लेकर काफ़ी लोग क्लेम करने आ गए थे, उसका 80% हिस्सा महिलाओं और बच्चों के लिए डेडिकेट कर दिया और जो बचा हुआ 20% हिस्सा था वो रिश्तेदारों में ही बांट दिया। तो ये थी परवीन बाबी के जीवन की कहानी, जिसमें हार्ट ब्रेक, फेम, मनी, सक्सेस और आखिरी में दर्दनाक मौत थी। बचपन में इमोशनल एलियनेशन से गुजरी लड़की किस तरह जवानी में अपने पार्टनर्स पर पूरी तरह निर्भर हो गई। अगर आपको ये हमारा सेगमेंट अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमसे किसी किताब का रिव्यू चाहते हैं तो उस किताब का नाम भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम नॉन फिक्शन और पॉलिटिकल किताबों का रिव्यू ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करिए, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए।